Hey guys, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra and this is my another tutorial for the UGC NET exam paper 1, and we have already started unit number 2, which talks about the research aptitude. So in the previous lecture I've discussed with you the meaning, characteristics and nature of research, what are the different objectives of research के ethics क्या होते हैं, types क्या होते हैं. We've done that already. So today we're going to be discussing about the newly added topics in your unit number 2, which talks about positivistic approach and the post पॉजिटिविस्टिक अप्रोच. अब ये क्या होता है समझ लेते हैं, बिकॉज यूजुअली एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है. इट्स वेरी सिंपल एंड आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग विद यू दिस इन वेरी ब्रीफ सो दैट यू आर एबल टू आंसर टू एनी क्वेश्चन विच माइट कम फ्रॉम दिस टॉपिक. पॉजिटिविज्म, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से? सो बेसिकली द गाय बिहाइंड यूजिंग दिस वर्ड इज कॉल्ड ऑगस्ट कोम्त. Please remember and write this word August. It's Auguste, August, and then Comte, Comte. So this guy, he was a French philosopher, very well known guy. I'm sorry, I'm calling him a guy because he actually was a guy. So Auguste Comte, he's also known as father of sociology. Sociology is like a huge stream in itself. He's also called the father of positivism. So he was a French philosopher one. He talked about द स्टडी ऑफ नॉलेज. जैसे हम कहते हैं बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायो लाइफ, तो सिमिलरली साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ साइकी. तो इन्होंने क्या बोला था? स्टडी ऑफ नॉलेज. जब हम नॉलेज को पढ़ने, नॉलेज को जानने की कोशिश करते हैं, सो द वर्ड दैट ही हैड यूज्ड इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी. सो सेट एपिस्टेमोलॉजी मतलब हम नॉलेज को स्टडी कर रहे हैं कि आप नॉलेज कैसे ले सकते हैं. तो उन्होंने बोला जो एपिस्टेमोलॉजी है वो 3 स्टेजेस में होती है. ऑगस्ट कोम्त, ही टॉक्ड अबाउट एपिस्टेमोलॉजी. ही सेड हमें जो नॉलेज, जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 3 स्टेजेस में होगी. सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है रिलीजन, जिसको हम बोलते हैं थियोलॉजी. THEO, लॉजी मतलब स्टडी, थियो मीन्स रिलीजन. तो जब हम रिलीजन की स्टडी करते हैं, रिलीजन की स्टडी में बेसिकली क्या होता है, आपके मॉरल प्रिंसिपल आ गए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स आ गए. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप ही सेज इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, META, मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स इज बेसिकली द लॉ ऑफ नेचर वेर एवरीथिंग यू वी लीव इट अप टू द नेचर. तो जो भी हो रहा है वो नेचर की मर्जी है. जैसे अभी कोरोना के चक्कर में लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग, तो सम पीपल से यही यही लिखा था, प्रकृति ने यही सोच रखा था. सो इट्स लाइक लॉ ऑफ नेचर, मेटाफिजिक्स. सो रिलीजन, थियोलॉजी, देन मेटाफिजिक्स, एंड देन ही सेड द मोस्ट एडवांस स्टेज जिसमें हमें नॉलेज की प्राप्ति होती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म. ओके, सो दिस पॉजिटिविज्म इज समथिंग विच इज गिवन इन योर कोर्स. तो ये कहाँ से आया? यू शुड नो द नेम ऑफ द फिलोसोफर ऑगस्ट कोम्त फॉर एग्जाम पर्पज. ही टॉक्ड अबाउट एपिस्टेमोलॉजी विच ही सेड कि हमें 3 स्टेजेस में मिलती है. थियोलॉजी, रिलीजन की स्टडी जो कि एडवांस्ड नहीं होती. फिर मेटाफिजिक्स विच इज़ द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन इसमें भी कुछ प्रूफ नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता. एंड देन द मोस्ट एडवांस इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म. अब ये पॉजिटिविज्म क्या होता है? 3-4 शब्द याद कर लीजिए, यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन. पॉजिटिव इज समथिंग विच इज़ वेरी साइंटिफिक. तो हम कह रहे हैं कि हर चीज़ का जो आंसर है वो हमारे पास ऑलरेडी नेचर में है, लेकिन जब तक उसको आप लॉजिक या रीज़न से, उसकी साइंटिफिक स्टडी से उसको प्रूव नहीं करोगे, then it is no knowledge. Okay, merely by saying that this exists, पर ऐसा क्यों होता है, उसका डेटा कहाँ है? सो अनलेस यू प्रूव इट थ्रू योर साइंस, थ्रू योर सिस्टमैटिक स्टडी, जब तक आप ये तो नॉलेज नहीं दे रहे, रीज़न नहीं दे रहे, एक्सपेरिमेंट नहीं करे, देन दैट इज़ नो ज्ञान, दैट इज़ नो नॉलेज. सो पॉजिटिविज्म इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी to find out something. It is done usually by doing a lot of experimentation. जब हम साइंटिफिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड एम्पिरिकल. तो अगर पेपर में कुछ एम्पिरिकल लिखा आता है या साइंटिफिक लिखा आता है, लॉजिकल या रीज़न आता है, तो आप समझ लेना ये पॉजिटिविज्म की बात है. ठीक है. पॉजिटिविज्म जो है ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट क्वान्टिफाई करना. तो ये कहता है कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको लॉजिक और रीज़न से प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके आप उसको क्वान्टिफाई करते हैं. सो देयर इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फैक्ट्स विच यू कैन प्रूव. तो अगर क्वान्टिफाई पे भी कोई आता है तो क्वान्टिफाई इज पॉजिटिविज्म. ठीक है, ये तो हो गया पोस्ट. दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिविज्म. नाउ द नेक्स्ट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म, मतलब पॉजिटिविज्म के बाद. तो ऑफकोर्स जो इसके बाद की थियोरी है वो पॉजिटिविज्म से ऑपोजिट है. ये बोलता है कि आप हर चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज ऐसी होती है दैट यू कैन नॉट प्रूव बाय लॉजिक. इट्स जस्ट लाइक साइंस एंड फिक्शन. जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर जो है वही बचा सकता है, डॉक्टर ही जो है दे कैन ओनली क्योर एंड ट्रीट. उन्हीं के हाथ में आपकी ज़िंदगी है. बट कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो ऊपर वाला है इवेंचुअली. तो कुछ चीज़ें जो हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि साइंस के बेसिस पे, एम्पिरिकल स्टडी के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं हो सकती.
सो जो कुछ स्टडीज़ होती हैं वो क्वालिटी के बेसिस पे होती हैं, सो इट्स नॉट क्वांटिटी, जैसे पॉजिटिविज्म में है। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है आपको कुछ चीज़ों की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। यू मे नॉट बी एबल टू प्रूव इट बाय एनी एक्सपेरिमेंट बट देन द रियलिटी एग्जिस्ट। इट मीन्स जो ह्यूमन का जो इंटेलेक्ट है उसकी कुछ लिमिट है, वो हर चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता, उसके बियॉन्ड भी एक शक्ति है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इस पर जो क्वेश्चन आता है वो यूजुअली यही आता है कि आप बताओ कि ये पॉजिटिविज्म का पॉइंट है या पोस्ट का है। उसमें आपके पास वर्ड्स होंगे लाइक एम्पेरिकल हो गया या साइंटिफिक हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया। तो जहाँ पे क्वालिटी की बात आ गई वो पोस्ट पॉजिटिविज्म हो गया, बाकी जितने भी टर्म्स थे वो सब पॉजिटिविज्म के लिए हो गया। सो दैट्स ऑल, यू विल बी एबल टू डू दिस। नेक्स्ट व्हाट यू शुड नो इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आप रिसर्च करते हो, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन डू इट। तो आप सर्वे कर सकते हो, आप क्वेश्चन दे सकते हो, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इंटरव्यू कर सकते हो लोगों को। उसके अलावा आप सैम्पलिंग भी कर सकते हो। सैम्पलिंग बेसिकली हम तब करते हैं किसी भी रिसर्च में जब आपकी जो पॉपुलेशन है या आपके जो भी वेरिएबल जिसको आप स्टडी करने वाले हो दैट्स ह्यूज इन नंबर। तो आप सबको क्वेश्चन नहीं कर सकते, सबसे सवाल जवाब नहीं कर सकते, सबको क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते, सब पे सर्वे भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, पूरे ग्रुप में से एक चंक उठा लेते हो और उसको सैम्पल को स्टडी करते हो। जस्ट लाइक जैसे कुछ डिफरेंट मास्क, अभी कोरोना मास्क यूज़ हो रहे हैं, तो जैसे N95 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करते हो, कुछ सैम्पल मंगवा लिए। ये नहीं कि जितने भी N95 मैन्युफैक्चर हुए हैं कंट्री में सारे आप उनको देखोगे फिर आप बताओगे वेदर इट इज़ फिट फॉर यूज़ और नॉट। यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ अ चंक ऑफ N95 एंड देन यू विल डू योर रिसर्च ऑन देम। जब आपको लगेगा कि इट इज़ सेफर टू यूज़ एज कम्पेयर टू अदर मास्क देन यू आर गोइंग टू अप्रूव ऑफ इट। तो बेसिकली कुछ रिसर्च में जब आप बहुत बड़े लॉट में से कुछ लॉट उठा लेते हैं और उसको सैम्पल करके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो उसमें एक सैम्पलिंग पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट विद यू। सो फर्स्ट इज आप सैम्पल्स कैसे उठाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल N95 कुछ मास्क देने हैं मुझे, ठीक है, तो मैं कैसे, किस प्रकार, हाउ डू आई नो दैट आई हैव टू पिक अप विद सैम्पल। सो दैट डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। वन इज रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम को हम लकी ड्रॉ भी बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल, सो आई हैव लाइक रूम फुल ऑफ मास्क, आई एम जस्ट गोना पिक जो हाथ में आ गया, तो दिस इज लाइक रैंडम सैम्पलिंग हो गया। तो इस तरीके से आप सैम्पल कर सकते हो। इस पे इसमें दो कंडीशंस हैं। अगर मेरे सारा सैम्पल सेम है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ N95 मास्क ही देना है, तो मैं कोई भी रैंडम जो भी मेरे हाथ में आ रहे हैं, तो लाखों हैं उसमें से मैंने कोई भी 15-20 अपने हाथ से उठा लिया, दैट्स रैंडम। क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है जिस पे स्टडी करनी है दैट इज़ सेम, दैट इज़ होमोजीनस। लेकिन अगर जो मेरा वेरिएबल है वो हेट्रोजीनस है, इट मीन्स इट डिफर्स इन द क्वालिटी और प्रॉब्ली द क्वांटिटी और इन द फीचर्स, इस केस में जो मेरी सैम्पलिंग होगी तो वो रैंडम, लेकिन उसमें हम देयर इज अ स्ट्रैटिफिकेशन दैट वी गोइंग टू डू। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ग्रुप्स बना देते हो। तो मान लो अगर एक जनरल मास्क, अगर N95 में भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसके अलग अलग ग्रुप बना के रख दिया। उसके बाद यू आर पिकिंग अप, दो इसमें से उठा लिए, दो इसमें से उठा लिए, तो वो सैम्पलिंग तो आप रैंडम ही कर रहे हो, लेकिन आपने उसमें एक स्ट्रैटिफिकेशन कर दी। सो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, रैंडम सैम्पलिंग। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में ऑलरेडी। तो सिंपल सा है, अगर होमोजीनस है आपका वेरिएबल, सारे सेम है, तो आप रैंडमली पिक कर लोगे। लेकिन आपका अगर वो हेट्रोजीनस है, अलग अलग है, तो आप रैंडम पिक कर रहे हो, लेकिन आप कुछ स्ट्रेटास, कुछ अलग अलग ग्रुप में से करो, तो दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। एंड देन द सेकेंड वे ऑफ पिकिंग अप डिफरेंट सैम्पल्स इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक से समझ में आ रहा है दैट यू फॉलो अ सिस्टम। तो इसमें क्या है, मान लो वही आपके पास 50 लॉट्स पड़े हैं, तो आपने क्या किया, पहले 10 में से एक उठा लिया, पहला 10th उठा लिया, फिर 20वां उठा लिया, फिर 30वां उठा लिया। तो आपने एक सिस्टम फॉलो किया। उठा तो आप रैंडम ही रहे हो, लेकिन एक सिस्टम के हिसाब से कि इसमें से चलो हर एक 20 में से एक माल उठा के चेक कर लेते हैं, उस 20 में से उठा के चेक कर लेते हैं। तो रैंडम है लेकिन एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो। सिस्टम into 10, into 20, into 30 आपको जैसा करना हो, इट कैन बी योर सिस्टम। द थर्ड सिस्टम इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर में क्या होता है, द नेम इज सजेस्टिंग, आप एक ग्रुप बना लेते हो, फिर आप उन्हीं पे स्टडी करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टडी करना है, द सेम एग्जाम्पल विच आई गिव यू येस्टरडे, कि जो प्लाज्मा थेरेपी जिस पर दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है अभी, कि क्या प्लाज्मा से जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं कोरोना वायरस की, क्या वो ठीक हो सकते हैं। तो इस केस में जब मुझे सैम्पल चाहिए, तो मेरे पास जो पेशेंट्स हैं वो ऑल ओवर द कंट्री अलग अलग हॉस्पिटल में हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ हॉस्पिटल्स को चूज़ कर लिया, मे बी मैंने दिल्ली के 6 हॉस्पिटल को चूज़ किया, तो मैंने उनको अपना एक क्लस्टर बना लिया। उसमें जो पेशेंट्स हैं अब मैं उनको एज अ सैम्पल ट्रीट करूँगी। सो इट्स लाइक अ क्लस्टर वेर इन यू मेक अ ग्रुप एंड देन यू डू योर रिसर्च। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सैम्पल।
नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू इज़ अबाउट वेरिएबल्स. अब मैंने आपको कल वेरिएबल्स भी कराया था. कहाँ कराया था? सो व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि हमारा जो रिसर्च होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों रिसर्च करते हैं. तो आई गेव यू डिफरेंट रीजंस. वन वाज दैट यू वांट टू हैव अ न्यू इनसाइट. आपको एक नया नज़रिया मिलता है किसी चीज़ को देखने का, समझने का बाय द एंड ऑफ अ रिसर्च. दैट इज़ वन रीज़न. सेकेंड, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स नए सामने आते हैं विच द वर्ल्ड कैन फॉलो. थर्ड, यू कैन कम अप विद अ न्यू थियोरी. चौथा, मैंने आपको रीज़न बताया था कि जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है भी या नहीं भी है, हम वो भी जान पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा रिसर्च का टॉपिक ये है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर सकती है. तो मेरे दो वेरिएबल्स क्या हो गए, प्लाज्मा और कोरोना पेशेंट्स. तो मेरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि क्या प्लाज्मा और कोरोना पेशेंट्स में कुछ भी रिलेशनशिप है या नहीं है. तो मेरे क्या दो वेरिएबल्स में कोई रिलेशन है, ये भी रिसर्च का आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है. मैं आपको अब क्या करा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो वेरिएबल है कितने तरीके के हो सकता है, बिकॉज इस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था. ये जो वेरिएबल्स हैं दे कैन बी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस. इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता. तो ये बेसिकली वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं आपकी रिसर्च के जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, विच रिमेन एज इट इज़. इट्स फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको प्लाज्मा थेरेपी का एग्जाम्पल दिया है, तो जो प्लाज्मा है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी चीज़ के साथ चेंज नहीं हो रहा. तो मेरा एक वो फिक्स्ड वेरिएबल हो गया. अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वाला जो वेरिएबल है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता. जो वेरिएबल्स उस पर डिपेंड करते हैं वो हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, आपके डिफरेंट पेशेंट्स. अब आपके जो पेशेंट है वो डिपेंड करता है कि उनकी इम्यूनिटी कितनी है, उनकी एज कितनी है, वो सब वेरी करते हैं. और तब पता लगेगा कि प्लाज्मा का उनके ऊपर कुछ असर हो भी रहा है, नहीं हो रहा है. तो जो आपके पेशेंट्स हैं वो वाला जो वेरिएबल है वो क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन जो आपका प्लाज्मा है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसके अलावा कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होते हैं. एक्सट्रेनियस मतलब आउटसाइड. तो प्लाज्मा का कितना इफेक्ट होने वाला है पेशेंट्स पे कि वो रिकवर करेंगे, वो सिर्फ इन दोनों वेरिएबल के अलावा पेशेंट्स और प्लाज्मा के अलावा भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, से सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन. अगर एक कुछ पेशेंट होते हैं वो आर साइकोलॉजिकली सो डिटर्मिन्ड, वो आर इमोशनली सो स्ट्रॉन्ग, वो लोग 2 डोज में भी रिकवर कर जाते हैं. कुछ लोग क्या होते हैं, वैसे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप, लेकिन उनका मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो वो नहीं कर पाते. तो दे आर कुछ अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच अफेक्ट द रिसर्च. तो हम उनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. सो विद दिस नाउ वी नो ऑल दीज बेसिक स्मॉल कॉन्सेप्ट्स. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कोई भी रिसर्च करने में. ठीक है. सो दे आर प्राइमरीली 8 स्टेप्स. इसमें से यूजुअली 1-2 क्वेश्चंस आते हैं. मैं वही वर्ड्स यूज़ करूँगी जो पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करूँगी यहाँ पे जो पहले पेपर में पूछे गए हैं. सो द फर्स्ट स्टेप, जब आपको कोई रिसर्च करना है, सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे प्लाज्मा वाला सो दैट इट बिकम्स ईजियर. सबसे पहले आप क्या करते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ यू फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन. बेसिकली कि आप किस चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हो. जैसे अगर मुझे रिसर्च करना है कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी सक्सेसफुल है, या मुझे रिसर्च करना है कि जो डॉग्स हैं क्या उनका एनिमल शेल्टर में ख्याल रखा जाता है. सबसे पहले तो मुझे एक क्वेश्चन अपने दिमाग में प्रपोज करना है. सो फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन, दैट्स ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप आप क्या करते हो, यू डू द लिटरेचर रिव्यू. इस पे यूजुअली क्वेश्चन आता है, लिटरेचर का रिव्यू करते हैं. यहाँ पे लिटरेचर क्या है, लिटरेचर इज़ बेसिकली द फील्ड जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो. तो अगर जैसे मैं प्लाज्मा थेरेपी वाला मेरा टॉपिक है, तो जितने भी अब तक प्लाज्मा थेरेपी आपने कहीं कहीं पे किसी भी कंट्री में डेवलप करी है, उसके ऊपर जो जो किताबें लिखी गई हैं, उसके ऊपर जितनी थियोरी है, जितना मटीरियल है, आई विल ट्राई टू रीड अबाउट एवरीथिंग. आई विल ऑल्सो ट्राई टू रीड अबाउट थिंग्स जहाँ पे कोई और बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारी के ऊपर क्या प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था, क्या वो सक्सेसफुल थी, क्या वो नहीं थी, उसके बारे में क्या क्रिटिसिज्म था, क्या रिव्यूज़ लिखे गए थे, क्या रेटिंग्स थी. सो इट्स लाइक बेसिकली द होल लिटरेचर विच इज़ अवेलेबल ऑन माई टॉपिक ऑफ रिसर्च, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में फॉर्मुलेट करे अपने दिमाग में. आई एम गोइंग टू रीड अबाउट दैट. तो उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू, ताकि आपके पास दिमाग आपका खुल जाए. यू हैव इनफ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट यू कैन एक्चुअली गो हेड विद योर रिसर्च. सो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप. इस पर क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन गिव यू ABCD एग्जाम्पल. आप बताओ कि क्या ये डॉक्यूमेंट रिव्यू में आता है या नहीं आता है. सो इट कैन कम एनी ऑफ द वे, सो यू शुड रियली नो. ओके, और दे कैन जस्ट गिव यू सिंपल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि सो द स्टेज वेर इन द रिसर्चर रीड्स अबाउट द थियोरीज प्रपोज्ड अबाउट अ टॉपिक ऑलरेडी, इस रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स. तो वो कौन सा स्टेप है. तो आपको 4 स्टेप लिख दिए, उसमें एक स्टेप है लिटरेचर रिव्यू. तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिटरेचर रिव्यू के ही दौरान ये सब
सो यू विल गेट टू नो कि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो लिटरेचर रिव्यू में किए जाते हैं. अब आपने दिमाग में बना लिया, एक फॉर्मुलेट कर लिया एक क्वेश्चन, अब आपने उसके बारे में इनफ रिव्यू भी कर लिया. अब आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस ऑफ योर रिसर्च. अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस इज बेसिकली इट्स लाइक अ टेंटेटिव आंसर दैट यू गिव टू योर सेल्फ इवन बिफोर डूइंग द रिसर्च. इट्स जस्ट लाइक मैं ये देख, मेरा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये था कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं. अब मैंने अपना हाइपोथेसिस ये बनाया, मैंने अपने आप से कहीं ना कहीं इतना रिव्यू करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं. तो मेरा हाइपोथेसिस क्या है? येस, इट कैन ट्रीट द पेशेंट्स. ठीक है, तो हाइपोथेसिस बेसिकली मैंने एक आंसर दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रीवियस नॉलेज दैट दिस ए कैन डू बी. ओके, सो एनी रिलेशन बिटवीन माई वेरिएबल. अभी जो हाइपोथेसिस होता है, इट इज जस्ट अ प्रपोजल दैट यू आर गिविंग इवन विदाउट डूइंग एनी रिसर्च. अभी तक कुछ साइंटिफिक एम्पिरिकल क्वान्टिफाइड डेटा नहीं है आपके पास, रिसर्च शुरू भी नहीं करी है, बट देन यू जस्ट गिवन इट. तो जो हाइपोथेसिस जब आप अपना बनाते हो, यू रियली हैव टू थिंक अ लॉट, यू रियली हैव टू यूज ऑल योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. हियर कम्स माई नेक्स्ट क्वेश्चन. पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि रिसर्च के जितने भी स्टेप हैं, तो उसमें कौन सा स्टेप ऐसा होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी, सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हो. तो दैट इज़ योर मेकिंग ऑफ द हाइपोथेसिस. बिकॉज हाइपोथेसिस जब आप बनाते हो, बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू अप्लाइंग योर हेड, कि आप क्या मान के चल रहे हो, क्या इससे ये होता है, डज ए आंसर रिजल्ट इन टू बी, डज बी रिजल्ट इन टू ए, क्या ए के चक्कर से बी नहीं होता. anything, it could be positive, it could be negative also, but then you have to use a lot of creativity here. So you now you know what is a hypothesis. एक आपने पहले से आंसर फॉर्मुलेट कर लिया कि मेरी रिसर्च जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट ये हो सकता है. अभी जो हाइपोथेसिस है वो आपका बाय द एंड ऑफ द रिसर्च इट कैन टर्न आउट टू बी ट्रू, इट कैन टर्न आउट टू बी फॉल्स ऑल्सो. सो बोथ आर करेक्ट. अब इस पे व्हाट एल्स यू शुड नो इज, आई टोल्ड यू द क्वेश्चन. अब इस पे ये क्वेश्चन भी आ जाता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो उन पे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है. मैं आपको बहुत क्विकली समझा दूंगी क्या है, आप बस उनके नाम लिख लीजिएगा और आप उनका मतलब समझ लो. यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी बेसिक. वन, द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. इसको शॉर्ट में HO भी लिखते हैं. इट्स H फॉर हॉर्स एंड देन O फॉर आउल, जो रात में जागते हैं, जैसे मैं रात में जाग रही हूँ. सो इट्स लाइक HO. नल हाइपोथेसिस का, नल का मतलब क्या होता है? नथिंग. सो नल हाइपोथेसिस बेसिकली आपने जब अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया तो आपने बोला कि क्या A से B होता है. तो आप जब ये बोल रहे हो कि जो मेरे दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई नेक्सस ही नहीं है, देयर इज़ नो कनेक्शन, तो आपका नल हाइपोथेसिस हो गया. तो अगर मैं प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रही हूँ कोरोना वायरस पे, तो नल हाइपोथेसिस के केस में मेरा हाइपोथेसिस कैसा साउंड करेगा कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पेशेंट्स ठीक नहीं होते. तो मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया? नल. मतलब मेरे जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में देयर इज़ नो कनेक्शन व्हाट्सएवर. ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का. सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस कॉल्ड डायरेक्शनल. डायरेक्शनल को हम लीनियर भी बोलते हैं. इट्स बेसिकली ये बोल रहा है कि जो आपके दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक एग्जैक्ट कनेक्शन है. तो अगर मेरा हाइपोथेसिस ये है कि प्लाज्मा थेरेपी से गारंटीड कोरोना वायरस ठीक हो जाते हैं, तो मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया? डायरेक्शनल या लीनियर, क्योंकि मेरे वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप है. थर्ड हो गया नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल कहता है कि जो आपका हाइपोथेसिस में जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है. तो मेरा अगर हाइपोथेसिस ये है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं बशर्ते हम और भी कुछ चीज़ें करें, तो रिलेशनशिप तो है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है. इट्स डिपेंडेंट अपॉन अदर थिंग्स. तो यहाँ पे मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल या नॉन लीनियर. द फोर्थ टाइप इज causal. It's CAUSL, causal. It's just like cause and effect. तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? ए की वजह से बी होना. तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी करने से ही कोरोना वायरस ठीक होता है, मतलब इसकी वजह से ही होता है, तो मेरा हाइपोथेसिस क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट. मतलब एक कॉज है तो उसका इफेक्ट यही होगा. कॉजल, मैं आपको एक चीज़ और बतानी चाहिए. जब आपका हाइपोथेसिस कॉजल होता है, आप कह रहे हो कि इस कॉज का यही इफेक्ट होगा, ठीक है, तो अगर आप प्लाज्मा थेरेपी दोगे तो बंदा जो है 10 दिन में ठीक हो ही जाएगा. तो ऐसे टाइम में जो आप रिसर्च अपनी प्रूव करते हो वो यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती है. ठीक है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करके रिटर्न थियोरेटिकल डेटा नहीं दे सकते. इस केस में आपको यूजुअली अपना स्टैटिस्टिक्स देना पड़ता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज सिंपल हाइपोथेसिस. सिंपल में क्या होता है कि आपके बस दो ही वेरिएबल होते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि प्लाज्मा थेरेपी से आपका कोरोना ठीक हो सकता है, तो हमारे सिंपल हाइपोथेसिस हो गया क्योंकि दो ही वेरिएबल है. कुछ केसेस में एक दो से ज़्यादा वेरिएबल.
अब 2 से ज़्यादा वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के पेशेंट्स तो ठीक होते हैं और कैंसर पेशेंट्स भी ठीक हो जाते हैं। तो मेरी रिसर्च में मेरे वेरिएबल क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। तो अब ये जो मेरा हाइपोथेसिस है वो सिंपल नहीं है, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वे, दे आर मोर देन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही है प्लाज्मा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल पहले सिर्फ एक कोरोना वायरस था, अब क्या हो गया, वो कैंसर पेशेंट्स भी हो गए। सो नाउ दे आर गॉट मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टोटल कितने हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो गया। लास्ट इज डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल भी नहीं होते, एक ही वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हाइपोथेसिस ये है, क्या प्लाज्मा थेरेपी इफ़ेक्टिव है, अब किस चीज़ में इफ़ेक्टिव है, कोरोना के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, मैं वहाँ जा ही नहीं रही, क्या प्लाज्मा थेरेपी इफ़ेक्टिव है, दर इज़ ओनली 1 वेरिएबल। So this hypothesis is called descriptive hypothesis. So now you've understood what is hypothesis, क्या होता है, hypothesis पे कितने टाइप्स हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है। हाइपोथेसिस इज द स्टेप आउट ऑफ द डिफरेंट रिसर्च स्टेप जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन यूज़ होती है। नाउ लेट्स कम बैक टू डिफरेंट 8 स्टेप्स ऑफ रिसर्च। हमने पहला किया था कि हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, दूसरा हमने किया था कि उसके ऊपर जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है हम उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद फाइनली हम अपना एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। द नेक्स्ट इज फॉर्मिंग रिसर्च डिज़ाइन। अब मेरा एक हाइपोथेसिस भी हो गया, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, रिसर्च करना है। रिसर्च करने से पहले मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगी कि मैं कैसे रिसर्च करने वाली हूँ। सो द होल स्ट्रैटेजी एज टू हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट द होल रिसर्च प्रोसेस। आर यू गोइंग टू इंटरव्यू द पीपल, आर यू गोइंग टू डू सम सर्वे, आर यू गोइंग टू टेक अप सम सैम्पल, आर यू गोइंग टू put up a questionnaire to different people, are you going to go visit some universities or colleges or hospitals and then take the data। तो जो भी आपकी strategy है, whenever you plan it out, so this is called forming research design। So it's basically formulating of the whole strategy, method of doing your research, how are you going to carry that out, वो सब आप पेन डाउन करते हो। चलो अब आपने स्ट्रैटेजी भी बना ली, अब आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। स्ट्रैटेजी में बेसिकली मैंने क्या बनाया कि मैं लोगों से किस तरीके से इन्फॉर्मेशन लूँगी। मैंने अगर बोला कि मैं क्वेश्चनर और इंटरव्यू करने वाली हूँ, तो अब मैं एक्चुअली वो चीज़ करूँगी। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि मैं डेटा कलेक्ट करूँगी। कैसे करूँगी, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पिछले स्टेप में मैंने बोला मैं इंटरव्यू लूँगी और क्वेश्चन पूछूँगी, तो अब मैं उन चीज़ों को एक्चुअली एग्जीक्यूट करूँगी और जो भी मुझे अब डेटा मिलेगा मैं उसको कलेक्ट करूँगी। ठीक है, अब जब सारा डेटा आपके पास कलेक्ट हो गया उसके बाद आप क्या करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, क्योंकि बेसिकली आपने एक हाइपोथेसिस बनाया था, अब उसको आपको फाइनली यू हैव टू चेक इट ऑल्सो, यू हैव टू वेरीफाई ऑल्सो कि वो ट्रू निकलता है, फॉल्स निकलता है। तो आपको जो भी डेटा मिला आप उसको एनालाइज करोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने प्लाज्मा थेरेपी जो है, अलग अलग जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको इस वक्त कोरोना वायरस है, आपने उनका डेटा लिया, सारा डेटा मिल गया, अब उसको आप एनालाइज कर रहे हो कि इतने लोगों पे प्लाज्मा थेरेपी हुई थी, इतनी एज के लोग ये रहे, इतनी एज के ये रहे। ठीक है, अब उसमें से कितने लोग ठीक हुए। सो नाउ यू गोइंग टू एनालाइज द डेटा। अब जो डेटा एनालाइज आप बेसिकली कैसे करते हो, बाय यूजिंग डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स। अब स्टेटिस्टिक्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो, उस पर भी एक छोटा सा मैं आपको अभी टॉपिक करा दूंगी, उस पर भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल है वो, लेकिन हम ज़्यादा टेक्निकल लेवल पे जाएंगे नहीं, बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ इट यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। तो डेटा एनालिसिस जो होता है बेसिकली आप चेक करने की कोशिश करते हो कि जो आपको डेटा मिला है कि आपके हाइपोथेसिस से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और कैसे करते हो, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। उसके बाद जब आपने डेटा एनालाइज किया, अब आप क्या करोगे, कंक्लूजन निकालोगे, निष्कर्ष निकालोगे। सो नाउ यू गोइंग टू कंक्लूड whatever you've learned, whatever you've inferred from the data। और जब आपके पास कंक्लूजन आ गया तो बेसिकली आपका जो हाइपोथेसिस है इस स्टेज पे या तो वो ट्रू साबित हो गया या वो फॉल्स साबित हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपका हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया तब की रिसर्च गलत है, नो, रिसर्च आपने करी ही इसलिए थी बेसिकली ताकि आपको पता लगे कि जो आपने सोचा था, फॉर्मुलेट किया था अपने दिमाग में, क्या वो सही भी है या वो गलत है। ठीक है, जब आपने सब कुछ कर लिया अब आप उन सब चीज़ों को लिखोगे। सो द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम थीसिस राइटिंग भी बोलते हैं, व्हेन यू एक्चुअली राइट योर thesis। So here you're going to record your findings and whatever you did। So these are the 8 steps of doing the research, important है पेपर में। अब थीसिस राइटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं कि जब हम थीसिस लिखने लगते हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीका है। अगेन इट्स वेरी सिस्टमैटिक। तो जो चीज़ पहले लिखी जाएगी वो पहले ही लिखी जाएगी, जो बाद में है वो बाद की है। तो मैं आपको सिर्फ ऑर्डर बता देती हूँ, दैट विल बी गुड फॉर यू। सबसे पहले जो है थीसिस में आप टाइटल लिखते हैं। इट्स लाइक एनी बुक, एनी रिसर्च बुक या आर्टिकल अगर आपने लिखा तो सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, फिर आप उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होता है,
एब्स्ट्रैक्ट में आप जनरल बताएंगे, पूरा एक ओवरव्यू देंगे कि अपने व्हाट इज़ योर स्टडी एंड रिसर्च ऑल अबाउट. इट्स लाइक उसको थोड़ा इट्स लाइक इतनी चीज़ को आप इतने में बता रहे हो, सो दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट, उसका पूरा निचोड़. देन यू टॉक अबाउट द लिटरेचर रिव्यू, आप अपनी फील्ड के बारे में बताओगे. तो अगर आप प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड दोगे कि इसके ऊपर पहले सब स्टडीज़ हो चुकी हैं, उसकी ये सब फाइंडिंग्स थी. सो यू गिव द लिटरेचर का रिव्यू. एंड देन यू टॉक अबाउट द मेथड, जो मेथड आपने यूज़ किया था अपनी रिसर्च करने में. एक्सपेरिमेंट किया था, लेबोरेटरी में किया था, क्वेश्चनिंग करी थी, कौन कौन से एरियाज़ कवर करे थे, कौन कौन से हॉस्पिटल. सो यू गिव द ब्रीफ ओवरव्यू whatever method that you had employed, and then you mention the result, what was your finding, and then you discuss कैसे कि how it can impact the future, how it can help the current corona patients, या जो भी आपका टॉपिक था उसके बारे में फिर आप डिस्कस करोगे, क्योंकि अब आपको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स मिल गए हैं और इसका किस तरीके से फ्यूचर में यूज़ हो सकता है. फिर आप बाद में रेफरेंसेस दोगे, तो जहाँ जहाँ से आपने जो जो मटेरियल लिया, जो जो बुक्स को आपने रेफ़र किया, आपने न्यूज़ रिपोर्ट्स को, जो जो लोगों के आपने इंटरव्यूज़ लिए थे, क्वेश्चन आयरेज थे, तो आप हर चीज़ का रेफरेंस देंगे. ये आपके रिसर्च एथिक्स में भी आ गया. जब आपकी एथिकल ड्यूटी है कि आपको जिसने हेल्प करी है, जहाँ जहाँ से आपको कोई भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिला, यू मस्ट गिव इट्स रेफरेंस. ओके, दैट इज़ हाउ आपका जो काम है वो ऑथेंटिक बनता है. अदरवाइज इट्स लाइक अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट. मे बी you copied it from another book and then paste it in your research paper, so that's infringement of the copyright. So you have to give reference of anything and everything wherever you borrowed stuff from. And the last but not the least, you put an appendix. Appendix is basically attachment. तो अगर आपने कुछ भी रिसर्च में ऐसा थीसिस में कुछ ऐसा लिखा है जिसको एलैबोरेट करना था, तो आप वहीं पे बीच में एलैबोरेट नहीं करोगे, आप एंड में अटैचमेंट्स लगा दोगे, अपेंडिक्स लगा दोगे, वेर इन यू कैन just mention in detail about that very thing. तो ये हो गया थीसिस के steps. You have to रट्टोफाई कि पहले क्या चीज़ आएगी. इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है that what comes first, या इसको आप ऑर्डर में लगाइए. So I'm just repeating it for you. It begins like title, then abstract, literature review, then method, then result, then discussion, then your reference and the appendix. Okay, the last thing that I have to do with you is statistics. So I was telling you, जब आप रिसर्च करते हैं, तो जब आपका डेटा एनालिसिस विच इज़ द 6th स्टेप, जब आप डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, तो आप वो कैसे करते हैं, आप अपने स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं. जो भी आपको डेटा मिला था, तो स्टैटिस्टिक्स हम बेसिकली कैसे यूजुअली पीपल मेक पाई चार्ट या लोग ग्राफ्स बनाते हैं. अब दे आर 3 डिफरेंट टर्म्स दैट यू शुड नो, और वो अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं वो किस केस में इस्तेमाल होते हैं. तो जब हम डेटा को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हम 3 तरीके के स्टैटिस्टिकल मेथड्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं. डिपेंड करता है किस तरीके का आपका पास डेटा है और किस कंडीशन में आपने रिसर्च करी थी. ओके, तो पहला जो है दैट इज़ टी टेस्ट. टी इज़ एज इन द लेटर. टी टेस्ट में क्या होता है, जब दो आप अलग अलग ग्रुप की स्टडी को कंपेयर कर रहे हो और आपका वेरिएबल सेम है. ठीक है, तो अगर मैंने प्लाज्मा थेरेपी का जो है एक जो मेरा ग्रुप ऑफ पीपल जिस पे स्टडी किया था, वो थे 50+ एजड पेशेंट्स. एक जो थे वो मेरे थे 20 से 40 ईयर्स के. तो 2 ग्रुप ऑफ पीपल हो गए. वेरिएबल मेरा सेम ही है प्लाज्मा. तो ऐसे सिचुएशन में जब मुझे रिजल्ट्स कंपेयर करना है, डेटा एनालिसिस करना है, तो जो मैं टेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करूँगी दैट विल बी टी टेस्ट. तो टी टेस्ट आपको याद रखना है. टी टेस्ट इज़ ऑल अबाउट 1 वेरिएबल एंड 2 ग्रुप्स. बस इतना याद रख लीजिए. नेक्स्ट इज़ एफ टेस्ट. एफ टेस्ट में क्या होता है आपका, जब यू आर कंपेयरिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स दैट हैव बीन फिटेड टू अ डेटा सेट इन ऑर्डर. ओके, सो बेसिकली क्या है, जब आपके पास 2 अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है, और उनके वेरिएबल्स भी डिफरेंट थे, आपको दोनों का डेटा कंपेयर करना है कि विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड. तब आप कौन सा करोगे, एफ टेस्ट. एफ को आप इमेजिन करो, इट्स लाइक दे आर 2 पैरेलल्स, इट्स लाइक एफ. ओके, तो अगर 2 पैरेलल आपके पास डेटा चल रहे हैं, अलग ग्रुप्स हैं, अलग वेरिएबल है, यू जस्ट हैव टू सी विच इज़ परफॉर्मिंग बेटर इन माई रिसर्च. सो वहाँ पे आप एफ. टी में क्या था, टी में एक ही ग्रुप था, 2 ग्रुप्स थे, लेकिन आपका वेरिएबल एक ही था. लेकिन आपका एफ टेस्ट में क्या, आपके ग्रुप्स भी अलग है, आपका वेरिएबल भी अलग है, तो आप एफ टेस्ट को एम्प्लॉय करोगे. ठीक है. एंड द लास्ट इज चाई स्क्वायर. इट्स लाइक CHI, चाई स्क्वायर. इसमें क्या होता है, चाई स्क्वायर का आपको पहले साइन पता होना चाहिए. इट्स लाइक एन एक्स विद अ स्क्वायर, सो इट्स कॉल्ड चाई स्क्वायर. इसमें होता है जब आपको कंपेयर करना है कि आपकी जो हाइपोथेसिस में एक्सपेक्टेशंस थी क्या वो पूरी हुई हैं. तो आपने बोला था कि इससे जो है प्लाज्मा थेरेपी से एक इतने प्लाज्मा की क्वांटिटी से 100 पेशेंट ठीक हो सकता है. फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस इज़ योर हाइपोथेसिस. तो क्या आपकी जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं ड्यूरिंग द रिसर्च, क्या वो आपके क्वेश्चन से मैच कर रही हैं. तो इस केस में जब आपको कंपैरिजन करना होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस में और रियलिटी में, तो हम चाई स्क्वायर यूज़ करते हैं. सो आई होप दीज 3 टेस्ट्स आर क्लियर टू यू. आपको ज़्यादा कुछ
तो बस सिंपल याद रखना, टी टेस्ट 2 ग्रुप्स 1 वेरिएबल, एफ टेस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप्स एंड 2 डिफरेंट वेरिएबल्स दैट यू वांट टू कंपेयर, एंड चाय में आपकी एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी व्हेन यू हैव टू कंपेयर दैट. सो कंपैरिजन जब करना है सो यू विल यूज चाय स्क्वायर. उसके अलावा एक टर्म और है, इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, यू कैन डू दिस ऑल्सो. दिस इज अबाउट कर्टोसिस. कर्टोसिस इज ऑल्सो अनदर स्टैटिस्टिकल वे ऑफ एनालाइजिंग द डेटा. इसमें क्या होता है, आप जब आप ग्राफ बनते हैं तो आपकी जो कर्व आया है तो उसकी पीकनेस पे डिपेंड करता है. तो जितना ज़्यादा वो पीक पे आएगा, इट मीन्स आपकी जो रिसर्च है वो उतनी अच्छी प्रूव हो गई है. ओके, सो हियर यू कैन ऑल्सो स्टडी कि आपका जो कर्व है वो कितना पीक पे पहुंचा है, कितना लेफ्ट है, कितना राइट है. जब आप इस तरीके से किसी डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स हाइट और इट्स विच साइड इट इज टिल्टिंग टूवर्ड्स, लेफ्ट या राइट, या कितना राइट जा रहा है, कितना लेफ्ट जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड कर्टोसिस. So guys, that's all we had to do in unit number 2, which is research aptitude. I have discussed with you all the possible topics which are usually asked in the paper, and all the questions also I try to discuss with you so that you don't miss out on anything. Rest, if you think that anything is left or maybe you've not understood, you can just let me know in the comment section. Otherwise, if you like the video, you may like it, you may share it with your friends whom you think might get benefited out of this, and you may also subscribe to my channel in case you've not. Bye bye. Take care. See ya.